हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 8 फरवरी को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है पिकिंग इलेक्शन कमिश्नर। इसमें हम इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे, वाई ECI इंडिपेंडेंस प्री रिक्विसाइड फॉर डेमोक्रेसी एंड एक्सप्लेन द प्रोविजन विच एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा अनूप बारनवाल सुप्रीम कोर्ट केस की बात करेंगे जो आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है इक्विटी कंसर्न इन बैनिंग फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन। फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन में जो बैन किया जा रहा है उसमें इक्विटी कंसर्न है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के डबल स्टैंडर्ड की बात करेंगे और कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी चर्चा करेंगे। GS4 एथिक्स में आप इसे एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हैं। हमारा लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है वाई बजट प्लान फॉर डीप टेक एंड रिसर्च फंडिंग मैटर। डीप टेक जो स्टार्टअप हैं उनके बारे में बात करेंगे। डीप टेक है क्या, ये भी टेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, है ना, जितनी भी नैनो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब डीप टेक में आता है। ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और रिसर्च से रिलेटेड, फंडिंग से रिलेटेड इशू पे बात की जाएगी। तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के आपके प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और भी मटेरियल रिसोर्सेज के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है पिकिंग इलेक्शन कमिश्नर्स। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री के पर्सपेक्टिव से हम अनूप बारनवाल केस की बात करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक वर्डिक्ट आई थी जो इंश्योर करती है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट रहे। इसके अलावा एक मेंस का क्वेश्चन भी प्रिपेयर करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। कैसा क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस इज प्री रिक्विसाइड फॉर डेमोक्रेसी। सिमिलर क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आया था। ऑल्सो एक्सप्लेन प्रोविजन विच एंश्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन हम इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करेंगे। पहले समझ लेते हैं न्यूज़ में क्यों आया है। जो इलेक्शन कमिश्नर हैं अनूप चंद्रा, वो 14 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं और उनके सक्सेसर को ढूंढने के लिए फर्स्ट टाइम कंसल्टिव प्रोसेस को क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। उसके बाद पार्लियामेंट ने लॉ लाकर जो नई कंसल्टेटिव प्रोसेस सेटअप की, उसके हिसाब से फर्स्ट टाइम जो है सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट होने वाले हैं। द सिलेक्शन कमिटी कंप्राइजेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी एंड यूनियन मिनिस्टर। 3 लोगों की ये पैनल होगी जो सिलेक्ट करेगी इलेक्शन कमिश्नर को, नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर को। इसके अलावा ऐसी ही कमेटी एक और बनाई गई है जो डिसाइड करेगी, CVC का सिलेक्शन करेगी और लोकपाल का सिलेक्शन करेगी। ठीक, कौन कौन है उसमें? प्राइम मिनिस्टर हैं, अधीर रंजन चौधरी जी हैं एंड होम मिनिस्टर अमित शाह है। तो इनकी अपॉइंटमेंट में 3 लोगों की पैनल है। वो कौन कौन सी है? PM, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड होम मिनिस्टर। ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अदर 2 मेंबर्स कौन कौन से जो अभी भी हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं राजीव गोयल और अरुण गोयल। ये अभी भी मेंबर हैं। एक मेंबर जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए नए सक्सेसर को ढूंढा जा रहा है, सिलेक्ट किया जा रहा है और नई कंसल्टेटिव प्रोसेस को इसमें यूज़ किया जाएगा, इसलिए ये आया हुआ है। अब मेंस वाला जो क्वेश्चन है पहले वो कर लेते हैं। ECI इंडिपेंडेंस इज प्री रिक्विसाइड। ऑब्वियसली यार, ECI की इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। क्यों? डेमोक्रेसी क्या होता है? रूल ऑफ पीपल। और रूल ऑफ पीपल कैसे होगा? जब फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे। अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं तो रूल ऑफ पीपल भी नहीं हो पाएगा। मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सर्टेन पार्टी को फेवर कर रहे हैं या रूलिंग गवर्नमेंट को फेवर कर रहे हैं, तो हमेशा कौन इलेक्शन जीतेगा? रूलिंग गवर्नमेंट या सर्टेन पार्टी। तो आप लोगों की विल का कोई मतलब रहेगा क्या? नहीं रहेगा। रूल ऑफ पीपल बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है? यहाँ पर तानाशाही हो रही है, ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट हो जा रही है नाम की डेमोक्रेसी, लेकिन कुछ लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन जो है रूल करेगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर डेमोक्रेसी नाम मात्र की रह जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इलेक्शन होल्ड कराते हैं, सारी फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने की क्षमता रखते हैं, अगर ये किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंस में है, इनकी इंडिपेंडेंस नहीं है, तो डेमोक्रेसी कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती उस पर्टिकुलर कंट्री में। अब कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो एंश्योर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या हो?
इंडिपेंडेंट हो। तो आर्टिकल 324 में काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजन दिए हुए हैं विच सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट क्या है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन द सेम मैनर और ऑन द सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से रिमूव किया जाता है, जिस ग्राउंड में रिमूव किया जाता है, उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन को रिमूव किया जा सकता है। ये क्या है? एक तरीके से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हम किस तरीके से रिमूव करते हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे। पार्लियामेंट में एड्रेस होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से एक रिजोल्यूशन ला के पास किया जाता है कि ये जज को हमें इम्पीच करना है या फिर इस जज को रिमूव करना है। इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ नहीं है, रिमूव करना है। तो 2/3 मेजॉरिटी से वो रिजोल्यूशन पहले लोकसभा या राज्यसभा में पास होगा और उसके बाद दूसरे अदर हाउस में पास होगा। जब ये पास हो जाता है सेम सेशन में, तब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के जज को रिमूव कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में इलेक्शन कमीशन का रिमूवल भी होगा। ठीक है। ग्राउंड क्या है? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये 2 ग्राउंड हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के, और सिमिलर जो है ग्राउंड किसके लिए रहेंगे? इलेक्शन कमिश्नर के लिए। ठीक, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है? द सर्विस कंडीशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। एक बार आपने अपॉइंटमेंट कर दिया और उसकी सर्विस कंडीशन डिसाइड कर दी कि वो इतने साल के लिए रहेगा, उसके बाद ऐसे नहीं कर सकते कि उसका टेन्योर 5 साल की डिसाइड किए थे, 2 साल बाद हटा दिए उसको। बिल्कुल नहीं, एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो वो 5 साल रहेगा ही रहेगा। संविधान में ये सारी चीज़ें दी हुई है। एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जजमेंट भी है, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जो सीईसी है उसका काम है इनको बचाना, इनको रिमूव करना नहीं। जब भी कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो बाकी हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के अलावा या रीजनल कमिश्नर को रिमूव किया जाएगा, इसके लिए ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जिन्हें प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है, आप जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट जज, बाकी इलेक्शन कमिश्नर के लिए प्रोसेस नहीं है, उन्हें रिमूव किया जा सकता है डायरेक्टली, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन इसमें ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका काम इनको बचाना है, इनको खुद से बाहर नहीं करना, ये खुद से इनिशिएट नहीं कर सकते कि ये इलेक्शन कमिश्नर को बाहर करो। ठीक है। लास्ट क्या है हमारा? इलेक्शन कमीशन हैज़ कंप्लीट अथॉरिटी ऑन हाउ, वेयर एंड व्हेन टू कंडक्ट अ इलेक्शन विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो इलेक्शन कमीशन है वही डिसाइड करेंगे इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, किस वक्त होंगे, और इसमें एग्जीक्यूटिव का कोई भी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या बाय इलेक्शन हो। लेकिन कुछ फ्लॉज भी हैं विच है ना, एंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि इंडिपेंडेंस को खतरे में भी डालती है, जैसे कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी क्वालिफिकेशन लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये क्वालिफिकेशन लॉ के थ्रू जो है सब्जेक्ट टू लॉ है, लॉ बनाया जाता है, उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन डिसाइड किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं दिया है, इलेक्शन कमिश्नर कोई भी बन सकता है, और जनरली आईएएस जो ऑफिसर होते हैं वही इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी क्लोज होते हैं एग्जीक्यूटिव के। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे, द अपॉइंटमेंट इज़ डन यूनिलेटरली बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ठीक, ये वाला जो प्रोविज़न है इसको रिमूव किया गया है अनूप बारनवाल केस में। पहले क्या होता था, जो गवर्नमेंट होती थी वही क्या करती थी, अपॉइंट कर देती थी इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को हमेशा कौन करता था? सरकार खुद ही यूनिलेटरली, इसमें ना अपोजिशन का कोई रोल नहीं था। ये वाला जो हमारा फ्लॉज है इसी को अनूप बारनवाल केस में रिजॉल्व किया गया है, अभी देखेंगे रूलिंग। ठीक, थर्ड क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन। ठीक है, टेन्योर भी डिसाइड नहीं किया गया है, वो भी जो है लॉ के थ्रू डिसाइड किया जाएगा। और लास्ट क्या है, Constitution has not debarred the retiring election commissioner from any another appointment by the government। अगर इलेक्शन कमीशनर रिटायर होता है तो उसके
किसी और पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट को डिबार नहीं किया गया। इसका मतलब उसको रोका नहीं गया। एक बार आप इलेक्शन कमिश्नर बने उसके बाद आप कहीं सरकार में किसी भी तरीके से किसी भी रोल में काम नहीं कर सकते। ऐसे कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ऐसे प्रोविज़न कैग के लिए ज़रूर हैं लेकिन सीईसी के लिए नहीं है। तो ये थोड़ी चिंता का विषय था। इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन लगी और अनूप बारनवाल केस जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी। 5 जज बेंच बैठी थी और उसमें जो वर्डिक्ट थी वो क्या थी ये देख लेते हैं। उन्होंने कहा था द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन शैल बी मेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ Prime Minister, leader of opposition of the Lok Sabha, and in case no leader of opposition is available, the leader of largest opposition party in the Lok Sabha in terms of numerical strength and the Chief Justice of India. तो 3 मेंबर कौन थे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से? CJI, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, ये 3 मेंबर थे। इन 3 मेंबर की कमिटी कोलिजियम डिसाइड करेगी, सिलेक्ट करेगी और फिर नाम प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ये लोग अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सिलेक्शन कमिटी है, इसको याद रखना है। वर्ड की इधर उधर हेरा फेरी हो गई और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलती से यहाँ लिख दिया कि ये 3 मेंबर कमेटी अपॉइंट करती है, नहीं अपॉइंट करती। भाई अपॉइंट हमेशा प्रेसिडेंट ही करेगा, ये कमेटी सिर्फ सिलेक्शन करती है। ये कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐतिहासिक जजमेंट में दी गई, जिसमें ये क्या इंश्योर कर रहा है? इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन अपॉइंटमेंट प्रोसेस। सिर्फ गवर्नमेंट किया करती थी, अब 3 लोगों की कमेटी बना दी गई है। इस डिसीजन पे आने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का क्या रीज़न था? उन्होंने कहा कि जो फोर फादर हैं हमारे, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि एग्जीक्यूटिव के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी हो, इसलिए उन्होंने कुछ वर्ड्स का यूज़ किया है जैसे कि सब्जेक्ट टू एनी लॉ टू बी मेड बाय पार्लियामेंट इन 324(2). ये जो लाइन लिखी गई है इसके हिसाब से जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो प्रेसिडेंट कर रहे हैं और उसे हम बदल सकते हैं जो भी पार्लियामेंट लॉ लेके आएगा। लेकिन इतने सालों तक के कोई लॉ नहीं आया था और यही केंद्र सरकार ने आर्गू भी किया था जब ये केस चल रहा था कि इतने साल से कोई लॉ नहीं आया, लेकिन इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट रहा है, इम्पार्शियल रहा है, फ्री और फेयर इलेक्शन हर बार हुए हैं, तो अब क्या ज़रूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी और यहाँ पर इंश्योर किया इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर कही कि ये जो है 3 मेंबर कॉलेजियम तब तक रहेगी जब तक कि कोई पार्लियामेंट लॉ नहीं बना देता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम लॉ बनाना तो है नहीं, ये इनका जो रोल है ना, वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है उसे भरना है, लेकिन इनका काम लॉ बनाना नहीं है। अगर एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट कुछ वर्डिक्ट दे देगा, अगर पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट उस वैक्यूम को फिल करने के लिए वर्डिक्ट देगा। जैसे कि विशाखा जो केस था जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड एट वर्क प्लेस गाइडलाइन आई थी, जब तक के लॉ नहीं था 1997 से 2013 तक के ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। फिर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया 2013 में, तो अब जो है पार्लियामेंट का लॉ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो सबका अपना अपना पावर है ना, और सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन यहाँ पर फॉलो की जाती है। एक दूसरे के आपको डोमेन में नहीं जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ध्यान रखा और उसने ये कहा कि जब तक के पार्लियामेंट नया लॉ नहीं ला देता तब तक के ये 3 मेंबर कॉलेजियम रहेगा। ठीक, पहली बार ऐसा नहीं है कि ये कंसल्टेटिव प्रोसेस को जिक्र किया गया है, इसके पहले भी कई कमेटी बनाई गई थी। 1990 में दिनेश गोस्वामी की कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने भी सिमिलर प्रोसेस की बात की थी। उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और लीडर ऑफ अपोजिशन से, और उसी के बाद जो है नियुक्त करना चाहिए। ठीक, और सिमिलर 2015 में भी 20th लॉ कमीशन ने सेम चीज़ कंसल्टेटिव प्रोसेस पे एम्फेसाइज किया था, कोलिजियम पे एम्फेसाइज किया था। उसमें भी यही कहा था प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो 20th लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की ये वर्डिक्ट आई है। उसके बाद क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाती यही 3 मेंबर डिसाइड करेंगे, तो पार्लियामेंट तुरंत एक बिल लेकर आती है और नई प्रोसीजर लेकर आती है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। नए प्रोसीजर में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? जो कोलिजियम कमेटी बनाई गई है अब उसमें 3 मेंबर हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर एक यूनियन मिनिस्टर को रखा गया है। यूनियन मिनिस्टर को रखा गया है तो अपोजिशन वाले थोड़े दुखी हैं, क्योंकि अब 2 सरकारी पीएम और यूनियन मिनिस्टर दोनों है ना एक तरफ वोट कर सकते हैं और आउट वोट कर सकते हैं, तो अपोजिशन मेंबर का यहाँ रहना कोई मतलब
काम का ही नहीं है। तो इंडिपेंडेंस एक तरीके से यहाँ पर डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है, लेकिन स्टिल पिछली वाली प्रोसेस से ये अच्छा है। कैसे अच्छा है? लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा तो वो कुछ ना कुछ कहेगा, जो भी मीटिंग में जो मिनट्स होते हैं वो जब भी आएंगे बाहर, तो उसमें अगर वो पक्ष में नहीं है किसी चीज़ के तो वो कुछ ना कुछ रीज़न देंगे, और अगर वो रीज़न देंगे तो वो डोमेन में आएगा, डिबेट होगी, तो लोगों को लगेगा कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन को और अच्छे से काम करना पड़ेगा, जो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये बेटर तो है पिछली वाली से, लेकिन थोड़ा डाइल्यूट है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से। ठीक। The selection were made from the 5 names shortlisted by screening panel headed by law minister and comprising 2 secretary। ठीक, 3 मेंबर की एक और कमेटी बनाई जाएगी जो 5 मेंबर के नाम देंगे, किसको? पीएम को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, और यूनियन मिनिस्टर की जो पैनल है कोलिजियम को। तो 5 मेंबर के नाम लॉ कमीशन हेड, लॉ मिनिस्टर हेड करेंगे कमेटी को, जिसमें 2 कैबिनेट सेक्रेटरीज होंगे, और वो 5 नाम कोलिजियम को देंगे, और फिर फाइनली डिसाइड होगा। नहीं तो ये जो कोलिजियम है इनके पास तो हज़ारों नाम है ना, तो 5 नाम लॉ मिनिस्ट्री देगी, जो कमेटी है सिलेक्शन कमेटी वो देगी। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा क्या था, पूरा आर्टिकल था। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है अनूप बारनवाल केस, ये आपको याद रखना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड है। CSIR की एग्ज़ाम आ रही है, उनमें भी आपको ये पूछा जा सकता है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो लॉ में किया गया है, वो है सैलरी एंड कंडीशन इज इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी जो सैलरी है और कंडीशंस हैं वो इक्विवेलेंट किसके कर दी गई है? कैबिनेट सेक्रेटरी। इसके पहले 1991 का जो लॉ था उसके हिसाब से ये किसके इक्विवेलेंट थी? सुप्रीम कोर्ट के जज के। तो बहुत सारे लोग इसका भी अपोज कर रहे हैं कि पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, उसको आप एक कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट ही इसे किया जाना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा इशू आया है, ये आपको लाइन याद रखनी है, ये भी प्रीलिम्स में आ सकती है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, होपफुली आर्टिकल आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है इक्विटी कंसर्न्स इन बैनिंग फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट मीन्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, GS4 एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इक्विटी टर्म आ गया है ना, तो एथिकल इशू ऑटोमेटिकली बन जाता है। अपने आंसर में लिख सकते हैं एथिक्स में, बताऊंगा कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्री के पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, है ना। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक केस की बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। आपको प्री में वो केस का नाम पूछा जा सकता है और डायरेक्टली आ सकता है कि ये रिसेंटली न्यूज़ में था, किस कारण से न्यूज़ में था, तो वो सारी चीज़ें भी अपन डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल को हेडलाइन को पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल है उसके एक्सट्रैक्शन को बैन करने की बात की जा रही है, और ये तो हम जानते ही हैं कि ये सारी चीज़ें है ना COPs में डिस्कस की जा रही है कि फॉसिल फ्यूल के एक्सट्रैक्शन को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, ट्रांजिशनिंग अवे करना है। COP 26 में सबसे पहले ये बात की गई थी कोल के एक्सट्रैक्शन को कम करने की, फेज डाउन करने की बात की गई थी। COP 28 में ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल की बात की गई है। फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड सब्सिडीज़ को ख़त्म करने की बात भी COP 26 में की गई थी, 28 में इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन जो इशू है वो क्या है, अभी भी जो नेशनल गवर्नमेंट है और कॉरपोरेशन है वो क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए पूरे वर्ल्ड में एक कंसेंसस बनता हुआ दिख रहा है कि फॉसिल फ्यूल को जब तक नहीं किया जाएगा बैन, तब तक एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज़ को हम कम नहीं कर पाएंगे, उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को कम नहीं कर पाएंगे, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण पूरी दुनिया में लिटिगेशंस बहुत बढ़ रही है। लोग कोर्ट्स में जा रहे हैं क्योंकि सरकारें काम नहीं कर रही हैं, और एक मोमेंटम बन चुका है कि फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल सब्सिडी एंड बैनिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन मोमेंटम यहाँ तक बन चुका है कि फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लाने की ज़रूरत है। अगर आप देखें वेस्टर्न एकेडमिक लिटरेचर में ये बात की जा रही है कि हमें अगर 2030 तक के इस ट्रीटी को लाना चाहिए और पूरी तरीके से कोल को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है ना। वेस्टर्न एकेडमिक लिटरेचर में देखने के लिए मिल रहा है। इंडिया में
कुछ कुछ एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो ऐसी चीज़ें बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के लिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। पूरी तरीके से कोल एलिमिनेशन ट्रीटी बाय 2030 लाने की बात की जा रही है, जिसमें क्या क्या फेज आउट किया जाएगा, माइनिंग और बर्निंग दोनों ही फेज आउट। अब जब माइनिंग नहीं होगा तो बर्न कैसे होगा, इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, सारी कंट्री के लिए रहेगा, ये ट्रीटी लाने की बात की जा रही है। और इसके पीछे जो है क्या एविडेंस दिए जा रहे हैं, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट का एविडेंस दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि फॉसिल फ्यूल अगले 2030 तक 110% ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के कंपेटिबल नहीं है। ठीक, बाकी तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। COP26 में फेजिंग डाउन की बात की गई थी कोल की, और 28 में ट्रांजिशनिंग अवे की बात की गई है, ताकि नेट ज़ीरो एमिशन किया जाए बाय 2050। लेकिन जो लार्जर क्वेश्चन है वो क्या है कि ये जो प्रपोजल हैं इसको हम किस तरीके से कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ एंड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अलाइन करेंगे। ठीक है, फेजिंग आउट करने की बात तो कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं फॉसिल फ्यूल के ऊपर, और ट्रांजिशन करना उनके लिए इतना आसान नहीं है। और कुछ कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनकी पर कैपिटा बहुत अच्छी है, जो एमिशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और पर कैपिटा भी है, डेवलप्ड भी है, जिन्होंने यही कोल को इस्तेमाल करके अपनी जो इकॉनमी है उसको डेवलप किया है। अब वो दूसरी इकॉनमी को बोल रहे हैं कि तुम मत यूज़ करो, तो ये तो हिपोक्रेसी है। तो कैसे हम इसको अलाइन कर सकते हैं, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर उठता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो जनरली जो CBDR है ना, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या कहता है कि हिस्टोरिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है पर कैपिटा एमिशन देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का पर कैपिटा एमिशन बहुत हाई है, इंडिया का पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है ना। तो सबसे ज़्यादा चाइना, US और इसके अलावा किसका है, EU का, इनका पर कैपिटा एमिशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, तो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉल्यूशन को कम करने की, क्योंकि पॉल्यूशन के लिए हिस्टोरिकली यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। इंडिया जैसी कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज, छोटी कंट्री रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी ग्रोथ स्टोरी देखें तो इंडिया में इतने ज़्यादा प्लांट ही नहीं है। अभी तो इंडिया जैसे तैसे डेवलप हो रहा है ना। 2047 का टारगेट किया इंडिया ने डेवलप होने का, और कोल उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि वो चीपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है घरों में, है ना, तो हमारे लिए कोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CBDR कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम ये जो ट्रांजिशन है उसे कैसे अलाइन करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा सवाल है। कुछ कंट्रीज़ हैं UK, कनाडा, US, जो बहुत कम डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल पे, है ना। यहाँ से रेवेन्यूज़ इतने नहीं आते हैं, काफ़ी डाइवर्सिफाई है इनका एनर्जी मिक्स। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आता है, नेचुरल गैस से आता है। कोल के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, ना एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि अज़रबैजान, कॉन्गो, इराक, नाइजर, ओमान, तिमोर, इंक्लूडिंग इंडिया, जो कि बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड करते हैं। इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं, और ये बहुत कम डाइवर्सिफाई कंट्री है। तो वही सवाल आता है कि इनके लिए जो है ट्रांजिशन करना आसान नहीं है, इनकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, इनके पास पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, किस तरीके से ये ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो इनसे एक्सपेक्ट करना कि ये फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल में लीड करेंगे, इंक्लूडिंग इंडिया लीड करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इंटरनेशनल लॉ एंड फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं। जो इंटरनेशनल लीगल सिस्टम है वो क्या है, स्टेट के पास ये राइट है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज उनकी टेरिटरी में मिल रहे हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर एक लाइन लिखी हुई है, इसका उन्हें ध्यान रखना है कि अगर वो ट्रांसबाउंडरी नेचर के रिसोर्सेज हैं तो वो सिग्निफिकेंट हार्म ना कर रहे हों दूसरी कंट्री को, है ना। मतलब जैसे कि कोल है, कोल का आपने जलाना चालू किया, पॉल्यूशन बहुत हुआ, अपनी कंट्री में भी हुआ, आसपास की कंट्री में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये ट्रांसबाउंडरी नेचर का हो गया। तो सिग्निफिकेंट हार्म को होने से रोकना है, इस चीज़ का कंट्री को ध्यान रखने की ज़रूरत है, और उसे एप्रोप्रिएट मेजर लेने की ज़रूरत है, ताकि जो प्रपोज प्रोजेक्ट है उसके ट्रांसबाउंडरी कॉन्सिक्वेंसेस को कम किया जा सके।
ठीक, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो कंट्री होगी वो इस प्रोजेक्ट को कंटेस्ट कर सकती है आईसीजे में जा सकती है, बोल सकती है कि इनका ये प्रोजेक्ट सही नहीं है, ये एनवायरमेंटल नहीं है, फ्रेंडली नहीं है और ट्रांस बाउंड्री नेचर का है, हमको बहुत अफेक्ट कर रहा है, हमें तो कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, इन्हें तो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ये सारी चीज़ें वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक, पहली बार इस तरह का जो ऑब्लिगेशन है कब टेस्ट हुआ था? इंटरनेशनल वाटर कोर्स सिचुएशन में होता। हमेशा वाटर से रिलेटेड इश्यूज़ में ही ऐसे तरीके की चीज़ें आती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम अब कोल से रिलेटेड इशू में भी ऐसी चीज़ें की बात की जा रही है। फर्स्ट टाइम कब टेस्ट हुआ था? ये आईसीजे में पल्प मिल केस में फर्स्ट टाइम ये चीज़ें टेस्ट हुई थी और उसमें आईसीजे ने कहा था कि जो ट्रांस बाउंड्री प्रोजेक्ट है उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए कि बाजू वाली कंट्रीज़ को ट्रांस बाउंड्री की जो कंट्री है, जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, उनको क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं और उनके इम्पैक्ट को किस तरीके से कम किया जा सकता है। सिमिलर चीज़ जो है, जो एकेडमिशियंस हैं वेस्ट के, वो चाहते हैं कि जितने भी कोल से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट हैं, उनका ईआईए कंडक्ट होना चाहिए। और ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि ये बायलैटरल केसेस में तो ठीक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के कॉमन, ग्लोबल कॉमन में इसको करना इतना आसान है क्या? नहीं है। ठीक, तो ईआईए कंडक्ट करने की बात की जा रही है हर एक प्रोजेक्ट की। ऐसे में तो इंडिया के कितने सारे प्रोजेक्ट का ईआईए किया जाएगा। इसके अलावा जो वेस्टर्न एकेडमिशियन है वो ये भी बोल रहे हैं कि जो लोकल पीपल हैं, लोकल पॉपुलेशन है, उनके ह्यूमन राइट का भी वायलेशन होता है माइनिंग करने में, उन्हें डिस्प्लेस करना पड़ता है। ये तो कब से हो रहा है? खुद की कंट्री में ये कर रहे थे, अब बोले कि इंडिया के जो है ट्राइबल जो लोग हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के, उनके जो है ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ें बैन करने की ज़रूरत है। इंडिया की सिचुएशन की बात करें तो इंडिया भी हैविली डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल के ऊपर, स्पेशली कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। लगभग 3.6 मिलियन पीपल हैं 159 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। डायरेक्ट जॉब्स हैं इनकी या इनडायरेक्ट जॉब इसी से रिलेटेड है, कोल माइनिंग एंड पावर सेक्टर से रिलेटेड। तो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो क्या हैं? डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट वैसे ही जनरेट नहीं हो रहा है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही हाई लेवल पर है और 3.6 मिलियन लोग को और बाहर करने की बात की जा रही है। तो बड़ी चिंता का विषय है इंडिया के लिए। ये थोड़ा सा बहुत डिलेमा बन चुका है कि फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन कैसे किया जाए। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स नहीं बढ़ाया है, इंडिया बहुत तेज़ी से सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल कर रहा है ना। इसके साथ साथ विंड कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है, विंड एनर्जी की। ये सारी चीज़ें सब कुछ चल रही है पैरेलली, लेकिन स्टिल इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है कोल के ऊपर। एक तो कॉस्ट बहुत चीप है कोल की, ठीक है। जो भी हम सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी कर रहे हैं इसमें सब्सिडी बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इसकी वायबिलिटी बन सके, लेकिन अभी ये अपने आप में सस्टेनेबल नहीं हुए हैं क्योंकि अभी भी टेक्नोलॉजी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई है। इंडिया में अभी ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, तो अभी हमारी कोल पे डिपेंडेंसी रहने वाली है और आने वाले समय तक रहेगी, कुछ सालों तक, ठीक है। लेकिन इंडिया को ट्रांजिशन तो करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे इंडिया ट्रांजिशन करेगा। अभी एकदम से ट्रांजिशन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इंडिया जो है एक चीज़ ज़रूर कर सकता है, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिलकर कोलिशन बना सकता है। जैसे इंडिया ने COP26 में किया था, फेजिंग आउट को फेज डाउन करवा दिया था जो कोल से रिलेटेड है ना। तो ऐसे ही लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिलके जो हिपोक्रेसी है डेवलप्ड कंट्रीज़ की, उसे जो है क्या कर सकता है? रोक सकता है। क्यों हिपोक्रेसी है? क्योंकि बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और US, ये सारे के सारे है ना पर कैपिटा एमिशन बढ़ाए जा रहे हैं। कोल का प्रोडक्शन, फॉसिल फ्यूल का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाए जा रहे हैं और इंडिया और बाकी कंट्रीज़ को बोल रहे हैं कि तुम लोग क्या करो? शिफ्ट करो, रेडिकली शिफ्ट करो। मतलब एकदम ट्रांजिशन स्मूथ भी नहीं होना चाहिए, तुरंत जो है होना चाहिए। अगर 2024 आ गया, 6 साल में ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या इंडिया में? हो ही नहीं सकता, इतनी सारी जॉब्स हैं, तो पॉसिबल नहीं है। इंडिया कर रहा है ट्रांजिशन, लेकिन स्लोली स्मूथ ट्रांजिशन ही हो सकता है और उस तब तक के इंडिया को जो वेस्ट की हिपोक्रेसी है उसको जो है ब्रेक करने की ज़रूरत है ना। और लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट आर्टिकल है वाई बजट प्लान्स फॉर डीप टेक एंड रिसर्च फंडिंग मैटर। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होना चाहिए डीप टेक टेक्नोलॉजी क्या होता है, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस का एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, डू यू थिंक इंडिया रिक्वायर नेशनल डीप स्टार्टअप पॉलिसी? क्या रीजंस हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इस पर्टिकुलर आर्टिकल से ये क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। आर्टिकल आया क्यों है पहले ये समझ लेते हैं। रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी अंतरिम स्पीच में 1 लाख करोड़ फंड
1 लाख करोड़ का एक फंड बनाया है, कॉर्पस बनाया है, जिसके थ्रू लॉन्ग टर्म जीरो कॉस्ट लोन प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस ऑफ सनराइज इंडस्ट्री। और डीप टेक इंडस्ट्री भी सनराइज इंडस्ट्री है, ये तो हम जानते हैं, सनराइज सेक्टर है, अभी समझेंगे डीप टेक क्या है। ठीक, इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ प्रॉमिस की थी कि डीप टेक कैपेबिलिटीज़ को डिफेंस सेक्टर में स्ट्रेंथन करने के लिए एक नई स्कीम लाई जाएगी। तो आने वाले समय में सरकार जो है पॉलिसी भी लेके आने वाली है, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, जिसके बारे में बात करेंगे। तो सिर्फ डिफेंस सेक्टर में नहीं, सारे सेक्टर में डीप टेक स्टार्टअप को प्रमोट किया जाने वाला है। ठीक, तो ये डीप टेक है क्या, ये समझ लेते हैं। ये एडवांस और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ है। फॉर एग्जांपल जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है रिसर्च में, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, एआई, डेटा, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सारी की सारी को हम लोग क्या कह रहे हैं, डीप टेक टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं लाइक क्लाइमेट चेंज, हंगर, एपिडेमिक्स, एनर्जी एक्सेस, मोबिलिटी, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइबर सिक्योरिटी, इस तरह के चैलेंज को डील करने के लिए टेक्नोलॉजीज बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। दिस डीप टेक्नोलॉजी आर आल्सो लाइकली टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी, ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड क्रिएट जॉब्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी डीप टेक जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये करेंगी। इंडिया जो है काफ़ी बेहतर स्थिति में है, उसके पास ह्यूमन रिसोर्स जो इंजीनियरिंग मैन पावर है वो अच्छी तादाद में है ना। अपने यहाँ जो लेबर हैं वो काफ़ी हैं, काफ़ी अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर मैन पावर देखोगे तो वो भी इंडिया का टॉप 3 में है पूरे वर्ल्ड में। तो अपने पास हाई क्वालिटी साइंस एंड इंजीनियरिंग मैन पावर पहले से ही है, और टेक्नोलॉजी कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गया है। जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे काफ़ी तेज़ी से हम डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, यूपीआई हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं फ्रंट रनर हैं इन डीप टेक टेक्नोलॉजीज़ में, और इंडिया इसमें कमांड भी कर सकता है आने वाले कुछ सालों में। उसके लिए इंडिया को थोड़ी बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अर्ली एडॉप्शन ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज़, इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंडिजिनस नो हाउ है, इसको भी शेयर किया जा सकता है अपने ही लोगों में, ताकि हम तेज़ी से जो है इस टेक्नोलॉजीज़ में महारत हासिल कर लें। एंटरप्रेन्योरशिप और एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। ठीक, तो सरकार जो है बहुत समय से एक इकोसिस्टम डेवलप करने में लगी हुई है। रिसर्च इन सेक्टर में करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि सरकार ने नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज पे लेकर आई थी एक स्कीम, है ना। इसमें रिसर्च बढ़ाई जा रही है। रिसेंटली नेशनल क्वांटम मिशन पर भी, सुपर कंप्यूटिंग पे भी सरकार जो है क्या कर रही है, स्कीम्स लेकर आ रही है, इन्हें प्रमोट कर रही है, एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। और जो नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी है वो भी अभी सरकार का अप्रूवल होने का बचा है, लेकिन ऑलमोस्ट ये भी तैयार हो चुकी है ना। तो जो स्टार्टअप हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो भी स्टार्टअप्स नई नई कंपनियां खुल रही हैं, इंडिया की कंपनी वो कंट्री से वो कंपनीज से compete कर सके जो पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। ठीक है, तो जो NDTSP नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किन किन चीज़ों की बात कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म फंडिंग क्रिएट करने की बात कर रहा है, सिंप्लीफाई करने की बात कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब ईजी हो जाएगा आपको IPR लेना, लेकिन IPR को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि आपने जो ले लिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कोई और उसे वायलेट ना कर पाए। टैक्स इंसेंटिव देने की बात की जा रही है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसे आसान करने की बात की जा रही है, और डेवलपमेंट ऑफ इन स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, नर्चरिंग ऑफ टैलेंट की बात कर रहे हैं, और इंडस्ट्री के साथ लिंकेज की बात भी की जा रही है रिसर्च और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के। ये सारी चीज़ें स्टार्टअप पॉलिसी में इंक्लूड की जाएगी डीप टेक जो सरकार लेकर आ रही है। इसलिए ये सारे गैप्स हैं, इनको भरने के लिए ही हमें ये पॉलिसी की ज़रूरत है। तो जो हम मेंस के क्वेश्चन की बात कर रहे थे उसका आंसर यही है। एक जो सबसे बड़ा इशू रहा है इंडिया के साथ वो है फंडिंग का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग बहुत कम है ना। तो ये डीप टेक के लिए तो बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही हमारे यहाँ फंडिंग बहुत कम है। पिछले कई सालों से जो है टारगेट कर रहे हैं कि 2% के आसपास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो वो है फंडिंग उसको पहुँचाया जाए, एक्सपेंडिचर को 2% ऑफ GDP पहुँचाया जाए। अभी देखें 0.65 बस स्पेंड करते हैं, ग्लोबल एवरेज भी 1.8 है ना। बहुत सारी इमर्जिंग कंट्रीज़ भी ब्राज़ील हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, ये भी हमसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। बड़ी चिंता की बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो इंडिया में बहुत कम हो रहा है। फिर इनोवेशन नहीं होता है, इनोवेशन नहीं होगा
तो फिर जॉब्स कैसे आएंगी, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, इन्वेंशन कैसे होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग करके कॉपी पेस्ट करने से आप सुपर पावर नहीं बन सकते, इसलिए R&D में खर्चा तो करना ही पड़ेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सरकार ने जो है अभी रिसेंटली लेके आया था, उसमें 50,000 करोड़ रुपीज़ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर अलोकेट किए थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। इसमें जो 70% मनी आएगा वो प्राइवेट इंडस्ट्री से आने वाला है। यार प्राइवेट इंडस्ट्री खुद से जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा नहीं करती, क्योंकि रिस्क बहुत होता है, रिवॉर्ड भी बहुत होता है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होती है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उन्होंने किया और मान लीजिए रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया, तो पूरा का पूरा पैसा डूब गया। इसलिए सरकार जो है सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री के भरोसे नहीं रह सकती। और अभी अगर मूड देखें सरकार का, तो यही दिखाई दे रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्राइवेट इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो 1 लाख का कॉर्पस है, ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है जो स्टार्टअप हैं, डीप टेक स्टार्टअप, उनके लिए सीड मनी का काम कर सकता है। और एक बार है ना उनका आइडिया मटेरियलाइज हो जाता है और चलने लगता है, तो वो खुद ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये जो पैसा है इसे भी रिटर्न कर पाएंगे। लेकिन थोड़ी रिस्क तो रहती है। हर 100 स्टार्टअप में 99 फेल हो जाते हैं, सिर्फ एक स्टार्टअप चलता है। ठीक है, तो रिस्क तो बहुत है, लेकिन सरकार को ये रिस्क लेनी पड़ेगी अगर उसे डेवलपमेंट करना है डीप टेक सेक्टर में। साइंटिस्ट का कहना है, जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर फंडिंग पे बहुत रिलाई कर रही है, खुद तो जो है फंडिंग बढ़ा नहीं रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंड करेगा। अगर आप देखें तो CSIR का इस बजट में भी जो परसेंटेज है इंक्रीज़ है, वो केवल 9% है, फंडिंग उतनी मिल नहीं रही। बाकी जो डिपार्टमेंट है उन्हें तो और भी कम कर दिया गया है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग सरकार की कम हो रही है और प्राइवेट सेक्टर की बढ़ाने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। उसके रीजंस मैंने आपको बता दिए। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।